फ्यूल चैप्टर यूनिट 4 के अध्ययन हम दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल के बारे में अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसकी कौन कौन सी यूनिट होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही डुलोंग सूत्र के माध्यम से हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का मान निकालेंगे। पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। पिछली क्लास का थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में, फ्यूल का इंट्रोडक्शन, ताप शक्ति को उत्पन्न करने के लिए जिस साधन की ज़रूरत होती है उसे ईंधन कहते हैं। आज खपत होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग ताप ऊर्जा के रूप में होता है। ताप शक्ति वर्तमान समय में इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि अधिकांश जो खपत होने वाली ऊर्जा है उसमें ताप शक्ति के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है। यदि डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर अच्छी मात्रा में ऊष्मा दें और इस ऊष्मा का उपयोग घरेलू या औद्योगिक कार्यों में किया जा सके, ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। जब हम ईंधन को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ताप व प्रकाश उत्पन्न होता है। इस क्रिया को ही दहन या कंबशन क्रिया कहते हैं। आपको इसके संगठन के बारे में मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ फ्यूल के अंदर। यह मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व जल वाष्प से मिलकर बना होता है। जो ताप ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के दहन क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। जो ईंधन प्राप्त होते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि जितनी मात्रा में दहन ऊर्जा किसी एक ईंधन से प्राप्त हो रही है वो दूसरे ईंधन से ही प्राप्त हो। ये अलग अलग स्रोत से प्राप्त होने वाले ईंधनों में अलग अलग हो सकती है। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण हम इसकी अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव, लिक्विड और तीसरा है गैस। ये 3 अवस्था इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर होती है। इसके अलावा इसको प्रकृति द्वारा प्राप्त होने की स्थिति के आधार पर 2 भागों में, अर्थात स्रोत के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में इसको विभाजित किया जाता है। यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 होते हैं इसके अंदर। वो है ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन को जलाने पर क्रियाशील दहन प्रारंभ हो जाए, जिससे ऊपर वह स्वतः ही दहन होना शुरू कर दें, वो ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह कम से कम तापमान जहां इसको जलने के लिए या क्रियाशील होने के लिए आवश्यक होता है वो मिल जाता है। उसके बाद यह स्वतः ही आगे दहन होने लग जाता है। अच्छे ईंधन के लिए ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। दूसरा है स्फुरांक ताप, फ्लैश पॉइंट। किसी द्रव ईंधन का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पर्याप्त मात्रा में इतनी वाष्प देता है जो वायु के साथ मिलकर विस्फोटक हो जाता है, इसे स्फुरांक ताप कहते हैं या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। जब किसी ईंधन का चयन करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका फ्लैश पॉइंट उसके कार्य क्षेत्र से अधिक होना चाहिए। यदि उससे कम हुआ तो विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे जलने के पश्चात वो ईंधन कम से कम राख देना चाहिए। जलने पर निकलने वाली जो गैसें हैं वो विषैली नहीं होनी चाहिए। ईंधन सस्ता
और आसानी से जलने योग्य होना चाहिए। ईंधन में वाष्पशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए। ईंधन का कैलोरीफिक मान उच्च होना चाहिए। जो जलने की गति होती है वो भी सामान्य होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं इसका परिचय के बारे में कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और वहाँ से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। डेफिनेशन के बारे में हमने बात किया। वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अच्छी मात्रा में ऊष्मा देते हैं तथा इस ऊष्मा को किसी कार्य हेतु उपयोग किया जा सके, ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। वर्गीकरण के आधार पर मैंने आपको इसको दो भागों में बताया था। एक तो है इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर इनको ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा इनको प्राप्ति या सोर्स के आधार पर बात करें तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में बताया है। प्राकृतिक के अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों में दोबारा क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें लकड़ी, कोयला, पीट ठोस के अंदर आते हैं। द्रव के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल। गैस के अंदर प्राकृतिक गैस और ठोस के अंदर जो कृत्रिम होता है। ये भी तीन भागों में वापस विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। इसके एग्जाम्पल्स इसके नीचे दिए हुए हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं इसके गुणों के बारे में, ज्वलन ताप, जिसके बारे में बताया कि वह न्यूनतम ताप हो जिस पर ईंधन जलना स्टार्ट कर दें और उसके बाद वो सुगमता से जलें। तो इग्निशन टेम्परेचर किसी भी ईंधन के लिए कम से कम होना चाहिए, वो सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। स्फुरंग ताप हमारे कार्य क्षेत्र के ताप से अधिक होना चाहिए ताकि विस्फोट ना हो जाए। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो गुण थे वो ऊपर दिए हुए हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने कवर किया था। अब बात करते हैं ईंधन का कैलोरी मान। यह ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो कि ईंधन की महत्ता का माप है, गुणवत्ता का माप है। किसी ईंधन का कैलोरी मान जितना अधिक होगा वह ईंधन उतना ही उत्तम किसका ईंधन माना जाएगा। यदि कहने का मतलब है कोई ईंधन जितनी ज़्यादा ऊष्मा देगा वो उतना ही उत्तम ईंधन होता है। जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की मात्रा के सरल अनुपात में होती है तथा भिन्न भिन्न ईंधनों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न हो सकता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें, इकाई मात्रा के ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा का मान उस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या है? इकाई मात्रा, एक निश्चित मात्रा का हमने ईंधन लिया, उसके पूर्ण दहन से जो ऊष्मा का मान प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहते हैं। इसकी कुछ इकाइयों द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, जैसे कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति ग्राम यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? किसी ईंधन के 1 ग्राम भार को वायु अथवा ऑक्सीजन में पूर्ण दहन करने पर प्राप्त कैलोरी ऊष्मा को कैलोरी प्रति ग्राम से दर्शाते हैं। अर्थात कोई 1 ग्राम ईंधन है, उसको वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर जो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कैलोरी प्रति ग्राम में दर्शाते हैं। यदि किसी 1 किलोग्राम भार को वायु की उपस्थिति में पूर्ण दहन करने पर जितनी किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम कहते हैं। आगे बात करें, एक और है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके अंदर किसी ईंधन के 1 पाउंड को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करने पर जितनी ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर मुख्यतः जो 2 प्रकार की कैलोरी मान होती है, उच्चतर कैलोरी मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और निम्नतम कैलोरी मान। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सभी प्रकार के ईंधनों में हाइड्रोजन पाई जाती है। वह हाइड्रोजन दहन क्रिया द्वारा जल का निर्माण करती है। जब जल उच्च ताप पर गुप्त ऊष्मा ग्रहण कर जल वाष्प अथवा भाप में परिवर्तित हो जाता है, जल का निर्माण हुआ, वो वाष्प में परिवर्तित हुआ और क्या उसने ग्रहण कर लिया? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा उसने ग्रहण कर ली। यदि इस दहन से प्राप्त पदार्थों को यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सहयोग से बनी जलवाष्प कंडेंस्ड संघनित
होकर गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट मुक्त करती है, फलस्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार इकाई मात्रा के ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त कुल ऊष्मा उच्चतर कैलोरी वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कहने का मतलब है जो ईंधन होते हैं उनमें हाइड्रोजन मुक्तता पाई जाती है, जब इनका दहन होता है तो ये जल का निर्माण करती है। ताप बढ़ने की वजह से ये जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और भाप के रूप में ये लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है। जब हम इस जो जल वाष्प बनी है इसको यदि कंडेंस करें, संघनित करें, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि इसको ठंडा करके संघनित करने का प्रयास करते हैं तो ये संघनित हो जाती है और गुप्त ऊष्मा मुक्त करती है, जिससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी को ही हम उच्चतर कैलोरी मान कहते हैं। निम्नतम कैलोरी मान की बात करें, जब दहन से प्राप्त गैसें बाहर निकलने दिया जाए और दहन से प्राप्त पदार्थों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखा जाए, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा नहीं करना है, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सहयोग से बनी वाष्प जो होती है वो संघनित नहीं होती पाती है, जिससे हमें वाटर की या वेपर की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट प्राप्त नहीं होती है, जिससे प्राप्त ईंधन में जो मान होता है, ईंधन का जो ऊष्मा का मान होता है उसे हम निम्नतम कैलोरी मान कहते हैं। अब देखो यदि हम यहाँ पर निम्नतम कैलोरी मान की बात करें तो यह क्या हुआ, उच्चतर कैलोरी मान में से यदि हम यहाँ पर भाप से बनी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट को हटा दें तो बराबर मान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, निम्नतम कैलोरी मान जो है उच्चतर कैलोरी मान में से हमने निम्नतम कैलोरी मान निकालने के लिए बनी भाप की गुप्त ऊष्मा को हटा देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें निम्नतम कैलोरी मान प्राप्त हो जाता है। यदि बात करें यहाँ पर हम LCB की, तो LCB जो उच्चतर कैलोरी मान है, LCB निम्नतम कैलोरी मान है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर SCB में से 1 ग्राम ईंधन में H2 का वार इंटू 9 इंटू भाप की गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर जो हमने 9 यूज किया है, ये 1 ग्राम हाइड्रोजन से 9 ग्राम भाप प्राप्त होती है इसलिए लिखा गया। और भाप की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है 587 कैलोरी प्रति ग्राम या 587 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, तो LCB बराबर HCB माइनस 9 इंटू H2 का भार, जो भी क्वेश्चन में आपके में दिया होता है कि H2 का इतना भार है उसके अंदर, इंटू जो भाप की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, वो 587 है किलो कैलोरी या कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब LCB का जब मान निकालते हैं, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, HCB में से 9/100 इसका प्रतिशत, H2 का प्रतिशत इंटू 587, भार को हमने प्रतिशत में दिखा दिया, ग्राम में ना दिखा के। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग निम्नतम कैलोरी मान व उच्चतर कैलोरी मान को ज्ञात कर लेते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ड्यूलोंग सूत्र द्वारा कैलोरी मान का ज्ञात करना। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ईंधन होता है जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, यदि प्रत्येक तत्व से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उन ऊष्माओं को, सभी तत्वों की ऊष्माओं को यदि हम जोड़ लें तो ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात हो जाएगा। उसी के आधार पर उसने एक अपना सूत्र दिया जिसे ड्यूलोंग सूत्र या द्वारा ड्यूलोंग सूत्र कहा जाता है। जैसे बात करें यहाँ पर ईंधन में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व सल्फर होते हैं, इनके कैलोरी मान निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन का होता है 8080 कैलोरी प्रति ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 34500 कैलोरी प्रति ग्राम, सल्फर का होता है 2250 कैलोरी प्रति ग्राम। अब एक सूत्र दिया है इन्होंने, इसको ड्यूलोंग सूत्र कहते हैं, ड्यूलोंग सूत्र कहते हैं। इसमें Q बराबर 8080C किससे मल्टीप्लाई किया, कार्बन, और ये क्या है, इसका कैलोरी मान है किसका, कार्बन का। 34500 किसका है, हाइड्रोजन का। और यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बटे 100 किया, क्योंकि पहले हमारा जल बना, जल में से फिर वाष्प होके वो उस वाष्पित हो गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा को हमने इसमें से घटा दिया हाइड्रोजन की मात्रा में से, कुल मात्रा में से। तो H-O/100 वटा प्लस 2250 S किसका मान है, यहाँ पर S का कैलोरी मान कितना है 2250। एक सूत्र इस तरीके से, यदि हमें ग्राम में मात्रा दे रखी है तो हमें इसको यूज करना है, आपको और आसान बनाना है इसको।
तो हम क्या करेंगे 1/100 करके कार्बन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत और सल्फर का प्रतिशत के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेने के बाद हम इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे आगे एग्जाम्पल्स लेके। जैसे यहाँ पर Q बराबर HCl तथा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो दिए गए हैं 1 ग्राम ईंधन में पाई जाती है। अतः ईंधन में उपस्थित हाइड्रोजन का कुल भार दहन के समय ऑक्सीजन से क्रिया कर पहले पानी फिर भाप बनाती है। इस क्रियाकारी हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया इससे पहले कि पहले पानी बनता है फिर भाप बन जाता है, इसलिए क्रियाकारी जो हाइड्रोजन होती है उसकी मात्रा घट जाती है। तो H-O/100 के रूप में व्यक्त किया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने ऊपर बताया था उसी में इसको यहाँ पे बताया गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कोयले के एक नमूने में कार्बन कितना प्रतिशत है? 60% है, हाइड्रोजन 6% है तथा सल्फर 0.5% है। तो उच्चतर एवं निम्नतर कैलोरी मान की गणना कीजिए। मतलब HCl का मान निकालना है और LCl का मान भी हमें निकालना है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू। LCl और HCl दोनों का मान हमें निकालना है। अब हमें दिया क्या है? कार्बन दे रखा है हमें, कार्बन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत और सल्फर का। हमने इसका तीनों का जोड़ा, क्योंकि एक ईंधन में जो इनका मान होता है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है। हमें ऑक्सीजन का यहाँ पे दे नहीं रखा, तो ऑक्सीजन के बिना दहन होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर का जो टोटल प्रतिशत है वो निकाल के उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल के आया है वो है 33.5%। कई बार नहीं दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना आवश्यक, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन प्रक्रिया होगी नहीं। अब आगे बात करते हैं, कार्बन का 60% दे रखा है, तो ग्रामों में इसकी मात्रा कितनी है? 2 सूत्र बताए थे अभी आपको मैंने। अभी हम यहाँ ऊपर वाले को यूज करें, अगर नीचे वाले को यूज करते हैं तो सीधा ही हम जो वैल्यू दे रखी है 60% या 60%, 6%, 0.5%, सीधा इसमें पुट अप कर देते हैं हम नीचे वाले में। तब तो उस तरीके से 1/100 कर देते, लेकिन हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इसको ग्रामों में इसकी मात्रा निकालनी होगी। कार्बन का 0.6 ग्राम निकल के आता है, हाइड्रोजन का 6/100 0.06, ऑक्सीजन का 0.335 और सल्फर का 0.005 ग्राम निकल के आता है। अब हमारा डीलोंग सूत्र क्या है? HCl बराबर, जो हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले, इसका मान क्या है? HCl बराबर होता है 8080 C प्लस 34500 H-O/8 कोष्टक बंद प्लस 2250 S कैलोरी प्रति ग्राम। अब हमें कार्बन का मान कितना दे रखा है आपको? 0.6 ग्राम पुटअप कर देंगे हम इसके अंदर। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है? 0.06 ग्राम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और सल्फर का कितना दे रखा है? और ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 0.335 ग्राम और सल्फर का दे रखा है 0.005 ग्राम। यहाँ पे हमने इसको पुट किया, कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस करने पर हमारा जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है, ये तो इसको 8080 गुना 0.6 किया, 48 प्लस 34,500, इनका जो कैलकुलेशन किया ये निकल के आया 0.145/8 प्लस इसका जो मल्टीप्लाई किया 11.25 आया। इसको हमने और सॉल्यूशन आगे सॉल्व किया, तो HCl का मान जो निकल के आया 84.56 कैलोरी प्रति ग्राम। ये है उच्चतर कैलोरी मान। उच्चतर कैलोरी मान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो लेटेंट हीट है वो भी, वाटर की जो लेटेंट हीट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम क्या करेंगे, LCl का मान निकालेंगे तो वाटर की लेटेंट हीट को माइनस कर देंगे इसके अंदर से। तो लेटेंट हीट निकालने के लिए 9 इंटू हाइड्रोजन का भार इंटू 587, 9 यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछले स्लाइड के अंदर कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से 9 ग्राम भाप प्राप्त होती है, और जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 587 कैलोरी प्रति ग्राम। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, 1 ग्राम ईंधन से H2 का भार इंटू 9 इंटू भाप की गुप्त ऊष्मा, ये वाला हमने यहाँ पर यूज किया। तो अब LCl का मान निकालेंगे तो इस सूत्र का ही यूज करेंगे यहाँ पर हम।
आगे चलते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यू को। क्या किया हमने यहाँ पर, HCB उच्चतर कैलोरी मान में से 9 इंटू H2 का भार कितना है यहाँ पर 0.06 ग्राम इंटू 587 लेटेंट हीट होगी, मल्टीप्लाई किया, जो HCB का मान निकल के आया वो निकल के आया हमारा 5165,165.86 कैलोरी प्रति ग्राम, और HCB का मान निकल के आया हमारा 5,484.56 कैलोरी प्रति ग्राम। आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि जो लेटेंट हीट का जो अंतर है वो दोनों के हीट के अंतर से आपको पता लग रहा है। यहाँ पर उच्चतर कैलोरी मान इसलिए कहा क्योंकि इसमें वाटर की लेटेंट हीट भी का जोड़ होता है, इसलिए ये मान ज़्यादा है 5,484.56, और ये है 5,165.86 कैलोरी, क्योंकि इसमें से लेटेंट हीट को हम यहाँ निकाल देते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।